बच्चों आज हम लोग फ्लूइड प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला टर्म है फ्लूइड, इसको हिंदी में हम कहते हैं तरल कहते हैं। फ्लूइड का अर्थ होता है तरल। तो फ्लूइड क्या हुए, जिनमें फ्लो करने की या बहने की एबिलिटी होती है। तो गैसेस और लिक्विड दोनों इसमें आते हैं जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जिस शेप में इनका क्या होता है कि अपना कोई निश्चित शेप नहीं है। जिस बॉडी में आपने रखा, जैसे मान लीजिए लिक्विड पानी है, पानी को आप जिस बर्तन में रखते हो वो उसका शेप ग्रहण कर लेता है, उसके शेप पर कोई उसका विरोध नहीं करता। तो ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस भी आकार में ढाले जाते हैं उस आकार में वो लोग ढल जाते हैं। तो गैसेस और लिक्विड दोनों इसमें आते हैं। इसके अलावा तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने उसमें देखा था कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसका इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि डिफॉर्मिंग फोर्स करता है जो किसी बॉडी के शेप को बिगाड़ता है। तो जब इसमें वो डाला जाता है तो सॉलिड बॉडीज़ तो क्या करती हैं, उसमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो करती थी, लेकिन जो फ्लूइड्स हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो ये हमारे फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आप इसमें और भी पढ़ सकते हैं। तो यही इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो इनका जो, अब जैसे कि मैंने कहा इनकी रजिस्टिविटी नहीं है, तो इनकी इलास्टिसिटी वाले अगर चैप्टर से हम तुलना करें, जैसा कि अभी मैंने बताया डिफॉर्मिंग फोर्स के आधार पर, तो इनका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा होगा ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। ये नेग्लिजिबल क्यों होगा? क्योंकि इनका डिफॉर्मिंग फोर्स के अगर जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल ही कम है। तो हल्के से डिफॉर्मिंग फोर्स से ही इनका शेप बिगड़ जाता है। तो इनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसमें जो होगा वो होगा बल्क मॉडुलस होगा। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखें, प्रेशर। तो फ्लूइड, गैसेस और लिक्विड दोनों ही जिस बर्तन में भरे जाएंगे या जहाँ पर भी वो होंगे, वो उस पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर आपने इसमें गैस भरी है, लिक्विड भरा है, तो वो इसकी दीवारों पर एक क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर करते हैं। तो प्रेशर के बारे में जैसा कि हमें पता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। पर ध्यान ये होता है कि इसमें फोर्स परपेंडिकुलर होता है। इससे पहले चैप्टर में हमने स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया था। बट डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर फोर्स कोई भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर उस प्लेन के होना चाहिए। तो अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट हुई फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं पैस्कल। तो प्रेशर की यूनिट हो गई पास्कल। तो पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम कहेंगे 1 पास्कल को पी लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो इसके और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे इसकी एक फेमस यूनिट है जिसको हम रोज़मर्रा सुनते भी हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये होता है 1 पॉइंट, इसको आपको याद भी कर लेना चाहिए, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या इतने पास्कल के बराबर। तो ये यूनिट थी प्रेशर की, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बहुत यूज होता है। अभी हम इसको बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसी तरह से प्रेशर की यूनिट एक और होती है, इसको हम बार कहते हैं। तो ये 1 बार जो होता है ये लगभग 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक टॉर यूनिट भी होती है, तो वो टॉर यूनिट होती है लगभग, ये काफ़ी बड़ी होती है, 133 पास्कल के बराबर। अब जो बात आई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, इसको अगर हम समझें, जो कि नियरली कितना 10⁵ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर के। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियरली इक्वल है 10⁵ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ क्या, हमारे चारों ओर जो सराउंडिंग में क्या है, एयर है। तो वो एयर हम पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसके चारों जिस पूरे एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, हवा के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर होता है। अब इसकी कंडीशन भी सिंपल है, जैसे आप सी लेवल पर जब हैं और दूसरा आप हाइट में चपके, तो जैसे कि मान लीजिए आप गोवा की बात करें तो वहाँ सी लेवल है, तो वहाँ पर अब ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर को जाते हैं तो एयर क्या होती जाती है, कम होती जाती है, यानी कि एयर रेयरर होती जाती है। यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो और ये हमारा मान लिया अल्मोड़ा हो गया। तो अल्मोड़ा चूँकि लगभग नियरली 1600 मीटर की हाइट पर है और ये सी लेवल पर है, तो यहाँ पर क्या होगा,
एयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और हम जब इधर को आएंगे अल्मोड़ा को या इससे भी हाइट पे जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। तो इसीलिए जो आपका प्रेशर लॉ पढ़ती थी P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। नहीं, जो हमारा पढ़ते थे ना हम कि दाल कि पहाड़ों पे दाल देर में क्यों गलती है, तो कारण वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों पे कम हो गया तो यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर जो टेम्परेचर है 100 डिग्री पे, अगर जैसे पानी को बॉईल होना चाहिए तो 100 से कम पे ही बॉईल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो आराम से 100 डिग्री पर बॉईल होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि और प्रेशर किस किस टाइप से पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक यू शेप का कोई बर्तन इसी टाइप का मान लेते हैं, इसमें मान लिया एयर भरी हुई है, बाकी तो आपने 10th लेवल पर भी पढ़ी, 9th लेवल पर पढ़ी होंगी। तो इसके अगर हम अलग अलग पॉइंट ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, अलग अलग, तो अब इसमें क्या है, दो तरह से प्रेशर पड़ा। देखो, एक तो एयर का पड़ा इसमें चारों ओर से, तो एयर चारों ओर है तो एयर लगभग लगभग हर पॉइंट पे क्या करेगी, इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहें, अगर मैं इसको PA कह दूँ, एयर के थ्रू जो प्रेशर पड़ रहा है, तो वो तो सभी पॉइंट्स पर होगा। अब इसके अलावा कुछ कंडीशंस और हैं, वो क्या है कि अगर हम लिक्विड की बात करें, देखो वेट भी या जो किसी चीज़ का भार है वो भी अपने आप में एक प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि वेट जो है वो mg हो गया, mg एक तरह का फोर्स हो गया, तो प्रेशर के लिए फोर्स भी एप्लीकेबल है। अब इसमें अगर हम अलग अलग ढंग से देखें तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। अगर हम यहाँ की बात करें, इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो इस पॉइंट पर देखिए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही, तो इस पॉइंट पर क्या है, सिर्फ इतने लिक्विड के थ्रू इस पर प्रेशर पड़ेगा, यानी कि इतने लिक्विड का जो भार होगा इसके थ्रू यहाँ पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। और नीचे आ जाएं, अब यहाँ पर पहुँचे जब हम इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या है, देखिए इतने लिक्विड का जो वेट है उसके थ्रू इस पॉइंट पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे दो प्रेशर हो गए, यहाँ पर भी दो ही थे, एटमॉस्फेरिक था और इतना जो लिक्विड है इसके थ्रू पड़ा, लेट वो P1, क्योंकि ये वेट कम है तो यहाँ का प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब हम इतने की बात करेंगे, वेट ज़्यादा हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्लस जो इतना हमारा लिक्विड है उसके थ्रू जो प्रेशर पड़ेगा उसके वेट के कारण, तो यहाँ पर वो बढ़ जाएगा क्योंकि वेट बढ़ते जा रहा है। तो इसी क्रम में जब हम ये नीचे पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक तो यहाँ भी हुई और यहाँ पर इस पूरा जो लिक्विड है इसके थ्रू जो प्रेशर पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इससे नीचे की ओर आएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो बच्चों, इस कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, h हाइट के कारण कितना प्रेशर पड़ेगा इसको निकालेंगे। मान लिया ये एक बर्तन है और इसमें हमने कोई लिक्विड या वाटर ही भर दिया, और एक एज्यूम कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया उसी तरह का एक सरफेस हमने बना लिया, मान लिया वो सिलेंड्रिकल है। तो इस पर अभी हमने देखा कि ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, नीचे कम है, तो लेट यहाँ पर प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है, और ये इसका वेट होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर काम करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, और इसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट वो हो गई h। तो अब इस पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो लेट इसका एरिया हम ये मान लें और इसका भी एरिया ये हो जाएगा क्योंकि हमने इक्वल सिलेंडर एज्यूम करा है। तो इस पे नेट प्रेशर, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या है, देखो P1 भी नीचे को है, P2 भी, mg भी नीचे को है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, इस P1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ का फोर्स बन गया P1a, इस P2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बन गया P2a, तो ये लेट F1, ये F2, तो ये फोर्स डाउनवर्ड है P1 प्लस mg, P2 फोर्स a अपवर्ड फोर्स है तो माइनस P2a। अब चूंकि इसमें कोई अगर मोशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी बॉडी में कोई मोशन नहीं तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट आता है कि P1 माइनस P2, इसको ऐसा कर लें, अगर P2 माइनस P1 एक साथ कर लें और इसको इधर ले लेते हैं, mg को यहीं रख देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। यानी हमने क्या करा कि mg को यहीं रखा, P2a और P1a को इधर ले गए, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया P2 माइनस P1 इक्वल टू mg। अब अगर हम इसका m निकालें वेट, तो लेट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ये मान रखा है, हाइट h ली है, और लेट इस लिक्विड की डेंसिटी रो हो गई। तो इस जो सिलेंडर है इसके अंदर जो टोटल मास m होगा वो कितना हो जाएगा,
वी रो जी होता है मास का फॉर्मूला, वी रो मास का फॉर्मूला हुआ, तो वी की जगह पर ए इंटू एल एच आ गया, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम बन गया, इंटू रो कर दिया। तो ये फार्मूला बन जाएगा P2 माइनस P1 ए इज इक्वल टू ए एच इंटू रो इंटू जी। ए से ए कैंसिल, तो P2 माइनस P1 आ गया एच रो जी, तो P2 बराबर क्या आ गया P1 प्लस एच रो जी। यानी कि इन दोनों के प्रयास को एक कंसेप्ट तो इसकी ये बन गई कि लोअर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो अपर पॉइंट के प्रेशर में एच हाइट जोड़ने पर मिला। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एच हाइट के कारण जो भी प्रेशर होगा वो एच रो जी होगा। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था गोवा का और अल्मोड़ा का, तो अल्मोड़ा की जो सी लेवल है उससे हाइट अगर हम एच मान लें, जो कि लगभग कितनी है 1600 मीटर, तो हम एच रो जी को अगर सॉल्व कर लें, एच इसमें 1600, रो में एयर की डेंसिटी और जी ग्रेविटी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि गोवा की तुलना में अल्मोड़ा में कितना एक्सेस प्रेशर होगा। तो ये कंसेप्ट हमारी क्लियर हुई कि एच हाइट में अगर कोई भी लिक्विड भरा है तो उसके थ्रू जो प्रेशर होगा वो कितना होगा एच रो जी, और वो कहाँ पर होगा बॉटम पे लगेगा। तो बॉटम का जो प्रेशर है वो टॉप पॉइंट के प्रेशर में कितना जोड़ने पे मिलेगा, एच रो जी जोड़ने पर मिलेगा। तो बच्चों अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसका पास्कल्स लॉ। तो पास्कल का लॉ बहुत सिंपल है, तो एक प्रैक्टिकल जैसे से भी आप समझ सकते हैं क्या है। आप एक गुब्बारे में, नॉर्मली आपने होली में ऐसे खेल करते हैं, एक गुब्बारा लीजिए, इसमें पानी भर दीजिए और इसमें अलग अलग जगह पे अगर हम छेद करें, गुब्बारे पे अलग अलग जगह पे छेद कर दें और इसको प्रेस करें तो क्या होता है, चारों दिशाओं में पानी निकलने लग जाता है, बराबर डिस्टेंस तक वो जाता है। ये आपने करके देखा होगा, अगली बार इसको डिस्टेंस भी आप नाप सकते हैं। तो ये पास्कल का लॉ है, वो ये कहता है कि अगर हम लिक्विड के किसी एक पार्ट पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो उस लिक्विड पर सभी डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिना अपने मान को बदले। कि द्रव के किसी लिक्विड के किसी एक पार्ट पर अगर वो फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो पूरे लिक्विड पर यूनिफॉर्मली या समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक था, जब एक पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, और अब हम इसके बाद इसमें पास्कल्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख लेंगे और फिर हमारा अगला चैप्टर होगा फ्लूइड प्रेशर वाला का सेकंड पार्ट।